गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आधिकारिक कोर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको 72nd बीपीएससी से के जितने भी प्रैक्टिस सेट सब पूरा करवाए जा रहे हैं और इस क्रम में मैंने परफेक्शन आईएएस के 2 टेस्ट सीरीज को कवर कर लिया है और आज से मैंने शुरू किया था दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज, जिसका टेस्ट 1 का पार्ट 1 हमने पूरा कर दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 से शुरू करेंगे और इस क्रम में 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं। तो चलिए पढ़ते बिना किसी देरी के, क्योंकि विद्यार्थी का समय काफ़ी कीमती होता है इस क्रम में, जहाँ तक मुझे मालूम है, और इनके समय की कीमत को समझता हूँ, चूँकि मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 76। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। क्या है? इनके पास एक सुव्यवस्थित केंद्रक है। माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिकीय भित्ति होती है। कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन 2 सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य केवल पशु कोशिका में होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कर रहा है केवल एक पशु कोशिका में होता है। तो पशु कोशिका में केवल होता है क्या? सेंट्रियोसोम होता है। क्या होता है? सेंट्रियोसोम। बाकी प्लास्टिड, कोशिका भित्ति और नाभिक ये दोनों में होता है। पादप कोशिका में भी होता है और पशु कोशिका में होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी सही सुमेलित है? फ्लेरिया, बुचेरिया, बेनक्राफ्टी। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? अमीबियासिस। इसका क्या कर रहा है मिलान करने के लिए? एंटमोएबा हिस्टोलिटिका। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है। हमेशा टेल पार्ट के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट रोग है गोनोरिया। गोनोरिया किससे होता है? टेपिनोमा पैलेडियम। क्या ये सही है? इसको भी मिलान करना है। गैस्ट्रिक अल्सर। ऑप्शन क्या दे रहा है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब कौन सा इसका सही होगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी क्या है? गलत है, क्योंकि गोनोरिया जो होता है वह एक जीवाणु रोग है। ठीक है ना। और इसका मुख्य कारण है निसेरिया गोनोरिया। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशानुगत विकार नहीं है? यानी कौन सा रोग जो है वंशानुगत नहीं है? ऑप्शन दे दिया ए का इनमें से कोई नहीं। थैलेसिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस कौन सा है? तो आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस तो अनुवांशिक रोग हो ही है, हीमोफीलिया भी है, अनुवांशिक रोग ही है, लेकिन इसका जो है थैलेसिया जो है अनुवांशिक रोग नहीं होता है। ओके। इस विकार वाले व्यक्ति, मतलब थैलेसिया वाले विकार वाले व्यक्ति हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने में असमर्थ हो जाते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं में वर्णक ऊतकों को ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है और यह हीमोग्लोबिन उत्पादन को नियंत्रण करने वाले जीन के युग्म में दोष के कारण होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो बताइए कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकोन, एंड्रोनालिन और कैल्सीटोनिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर 80 होगा सी, ए और बी, इंसुलिन और ग्लूकोन। ये दोनों के दोनों अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 81 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। एमाइलेस, लैक्टेस और लाइपेस। बताइए कौन सा है? तो ध्यान रखिए, लाइपेस जो है वो एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसे ल्यूकोसाइड के रूप में जाना जाता है? ल्यूकोसाइड कौन सा होता है? WBC होता है ल्यूकोसाइड। ठीक है। क्या होता है? WBC। 82 का हो जाएगा डी। कहाँ गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है अस्थि निम्नलिखित में से किस उत्तक का उदाहरण होता है? तो अस्थि जो है वह संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है। अस्थि संयोजी उत्तक का
एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, पता है हड्डी में क्या रहता है? फास्फोरस और कैल्शियम, इसी से बने होते हैं। इसलिए जब भी हड्डी कमजोर होता है तो घर में क्या बोला जाता है? जाके दूध पी लो, क्योंकि दूध में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन रिक्तिकाओं के लिए सत्य है? सत्य बोल रहा है। चलो, किसके लिए? रिक्तिकाओं के लिए, वैक्यूल्स के लिए। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है? वे पशु कोशिका में छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में काफ़ी बड़ी रिक्तिकाएं होते हैं। बिल्कुल सही है पहला क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दूसरा क्या है? पौधों की कोशिकाओं में वे स्फीति बनाए रखती है और कोशिकाओं की संरचनात्मक रूप से कठोरता देती है। दोनों दोनों क्वेश्चन क्या है? कथन सही है। ध्यान रखिएगा, रिक्तिकाएं जो होती है वे भंडार थैली हैं जो ठोस या तरल पदार्थ को संग्रहित करती है। ये पशु कोशिका में छोटी होती है जबकि पौधों कोशिका में रिक्तिकाएं काफ़ी बड़ी होती है। कुछ पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका के आयतन का लगभग 50 से 90% भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है दंतवल्क। दंतवल्क के प्राथमिक घटक कौन है? तो दंतवल्क के प्राथमिक घटक, ये दंतवल्क हमारे दांतों को सुरक्षात्मक और बाहरी आवरण होते हैं। यह हमारे दांतों के क्राउन को कैविटी और क्षति से बचाता है। तो इसके घटक कौन हो सकते हैं बताइए? तो कैल्शियम, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यही तीन होते हैं। ओके, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाए? बी, कैल्शियम, फास्फोरस और हाइड्रोक्सी एपेटाइट नामक जल इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्या कर रहा है? एंटीपायरेटिक्स के बारे में निम्नलिखित कदम में से विचार करिए। क्या कर रहा है? एंटीपायरेटिक्स के बारे में क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये हमारे शरीर के तापमान को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फेनोसेटिन आमतौर पर एंटीपायरेटिक का उपयोग करने वाला दवा है। तो कौन सा क्वेश्चन है? दोनों दोनों सही है। एंटीपायरेटिक उसी कहते हैं जो तापमान को, शरीर के तापमान को कम कर देता है। तो हमेशा पढ़ने के लिए आता है एस्पिरिन के बारे में या पैरासीटामोल या फेनोसेटिन के बारे में। ये कंटिन्यूअस दैनिक जीवन में आपको जब भी बुखार लगता है तो कहता है कि पैरासीटामोल या फ्लेक्सन खा लो, तो उनमें यही होता है। नेक्स्ट, ये एंटीपायरेटिक होते हैं। ओके, पुताई में निम्नलिखित में से किस क्षार का उपयोग किया जाता है? और जो घर की पुताई करते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना है कि क्षार में क्या होता है? क्षार में OH- होता है। ओके, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। तो कहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 88 में। 88 क्या है? जल की अस्थायी कठोरता उसकी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की अस्थायी कठोरता पूछ रहा है। तो अस्थायी कठोरता जो होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की घुलनशील बाइकार्बोनेट के। ध्यान रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट को। अब इसको अगर इसको उबाल भी देंगे, ठीक है ना, जब कठोर जल को उबाला जाता है तो इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए विघटित हो जाते हैं और यही कार्बोनेट लवण जल में अघुलनशील होते हैं, जिससे वे आसानी से बाहर निकल जाते हैं और जल फिर से पेय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उसको। नेक्स्ट, मृत्युपेय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मृत्युपेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? एस्कॉर्बिक एसिड, टेनिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बनिक एसिड। तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा? कार्बनिक एसिड। ठीक है, मृत्यु यानी अम्ल में क्या रहता है? घोला H+ आयन, ठीक है ना, और क्षार में OH- आयन। ओके, तो कार्बनिक एसिड किस में रहता है? मृदु पेय में घुला हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90।
90 क्या करा है, कह रहा नाइक्रोम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे विद्युत ताप तत्वों और इग्नियस सिस्टम में उपयोग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा नाइक्रोम का कौन सा गुण इसे विद्युत ताप तत्वों और इग्निशन सिस्टम में उपयोग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 का ए। इसकी उच्च ऊष्मा प्रतिरोध, संचालन प्रतिरोध और ऊंचे तापमान परिस्थितिता ही नाइक्रोम को विद्युत ताप तत्वों में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल को किस प्रकार के खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट या सिलिकेट। तो तेल को सिलिकेट के रूप में, तेल को सिलिकेट के प्रकार के खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना। तेल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो अपनी कोमलता, चिकनाई और नमी को अवशोषित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह एक सिलिकेट खनिज है जो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना होता है। किससे बना होता है तेल? तो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से, तीनों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रटने वाला चीज़ है, इल्मेनाइट किसका अयस्क है? लोहा का, एल्युमिनियम का, टाइटेनियम धातु का या ताम्र का? किसका है इल्मेनाइट? तो इल्मेनाइट टाइटेनियम धातु का एक अयस्क है। देखिए इल्मेनाइट होता है ना, जो एक समान प्रकार से गौण खनिज है, यानी रेयर मेथड है। ठीक है ना, जो विश्व भर के आग्नेय और तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeTiO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए तब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का CaSO4 इंटू 1/2 H2O। इससे बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। ओके, अगला प्रश्न, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है किसका है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। चलिए, किसे ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज के लिए वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल का पुरस्कार मिला था? तो ड्यूटेरियम और भारी जल का खोज किसने किया था? आपको पता ही होगा, 95 को हो जाएगा सी, हेराल्ड काउंटेन उरे। हम इसको उरे से याद करते थे, उरे ने खोज किया भारी जल और ड्यूटेरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध कथन खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी लिखी थी? तो बताइए, यह लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान का। बचपन में खूब पढ़ते थे, चमक कुठारी 57 में। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से उन्होंने निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है। नीचे दिए कथन में से कौन सा कथन सही है? ये बाल विवाह बहुविवाह प्रबल विरोधी थे। बिल्कुल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक थे और एक विद्वान भी थे जिन्होंने भारतीय परंपराओं को पश्चिमी उदार विचारों के साथ जोड़ा और उच्च नैतिक मूल्यों को कायम किया। इसलिए इन्होंने, इनके बारे में समझना होगा, 1850 में वे संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी बने और गैर ब्राह्मणों के लिए इसके लिए द्वार भी खोला। ओके, इन्होंने शास्त्रीय शिक्षा पर पुरोहितों के अधिकार को चुनौती भी दी है। ठीक है, इन्होंने पारंपरिक शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए संस्कृति पाठ्यक्रम को पश्चिमी विचारों को शामिल किया है। इन्हीं दोनों का मिश्रण किया, वेस्टर्न कल्चर को और इंडियन कल्चर को, और जिनमें से जो सही था, जो रूढ़िवादिता थी, उनको इन्होंने अलग किया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए आंदोलन का भी किया, जिसके वजह से जो लॉ लाया गया था एक हिंदू, काफ़ी फेमस है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कब था? 1856 में लाया था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी के प्रारंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक या बिटार विध्वंसक या मजूर पत्रिकाएं प्रकाशित की है? 3 है 20वीं सदी के प्रारंभ में निराश्रित हिंद नागरिक, बिटार विध्वंसक और मंजूर पत्रिका। इन्होंने किसने शुरू किया था? तब ये थे किशन फागुजी बंसोड़। किशन फागुजी बंसोड़ जो थे ये एक दलित समाज सुधारक थे जिनका कार्यकाल महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखा जा सकता है। इन्होंने दलितों की विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा और उत्थान के लिए गंभीर रूप से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने नागपुर में चौक मेला बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। किसका? चौक मेला बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो नागपुर में। ठीक है। और साथ ही में 1910 में निराश्रित हिंद नागरिक, बिटाल विध्वंसक और मंजूर पत्रिका जैसे नए नए पत्र पत्रिका प्रकाशित भी की, जिसमें दलित वर्गों की चिंताओं को उन्होंने उल्लेख किया। सबसे बड़ी बात, इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन कब हुआ था? ये सबसे बड़ी बात है, इसको याद रखना। अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन कब हुआ था? 1920 में। इन्होंने अध्यक्षता या नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का परिषद का विस्तार किया गया था और उसे निम्नलिखित रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया था। बताइए तो 1861 में तो गवर्नर जनरल का पद का विस्तार किया गया था और कौन से अधिकार दिए गए थे इसके साथ? तो विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद। ओके, ऑप्शन इसका सी होगा। देखिए बहुत बड़ा चीज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 क्या कर रहा है? कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारतीय सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव लाया गया। ओके। कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है। पहला ऑप्शन इसका क्या है? केवल सही है कि इसका प्रमुख प्रस्ताव यही था कि भारत सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सचिव को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, ना कि भारतीय के प्रति। ये है। ठीक है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने प्रस्ताव में एक जो भारतीय सिविल सेवा था इसके लिए इंग्लैंड और भारत दोनों में एक साथ परीक्षा आयोजित करने का आह्वान भी किया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही ए। 102 नंबर क्वेश्चन नंबर 102 पढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इंडियन लीग की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वुड डिस्पैच जिसे प्राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महीना काटा भी कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? तो वुड डिस्पैच आया था लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में आया था, 1854 में आया था और इसने भारत के लिए एक व्यापक शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार की, जिसमें उच्च शिक्षा के माध्यम से, ध्यान रखना कि किसमें, उच्च शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी को रखने और प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए और प्रत्येक प्रांत में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया था। देखना वुड डिस्पैच में क्या गया था? हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश, ठीक है ना, प्राइमरी के लिए मदर टंग, इस पर फोकस किया गया था और एक सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न क्या है
निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया था? तो ये अलग किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, नेक्स्ट। हुगली के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से दो यूरोपीय शक्तियां शामिल थे? तो हुगली के युद्ध जो हुआ था वो 1759 के बारे में बता रहा है, ठीक है, नवंबर 17 जो डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इसके बाद डचों का पतन सुनिश्चित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए कौन सा कथन सही है। क्या करा है? बनारस अधिवेशन 1905 के बारे में क्वेश्चन क्या है, कथन क्या है? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसे स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। क्या पहला कथन सही है? ओके, देखते हैं। नरमपंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया। हाँ, ये भी सही है। इसके पक्ष में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया था। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नरमपंथियों ने नहीं किया था, ये तो गर्मपंथी ने करेगा बंगाल से बाहर ले जाने के लिए, तभी तो ये अलग हुआ। इनकी प्राथमिकता ये थी कि बंगाल के बाहर कोई तांडव हो ही ना, ठीक है, इसलिए ये रखा गया बंगाल के अंदर ही थे। इसलिए कथन 2 इसका गलत हो जाता है, कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? गंडमक की संधि जो 1879 के संदर्भ में क्या है? गंडमक की संधि 1879 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है? कथन 1 करा, अफगानिस्तान के अमीर को अपने विदेशी नीति भारत सरकार के परामर्श से संचालित करनी थी। कथन 2 कह रहा है, ब्रिटिशों को काबुल में एक अस्थायी रेजिमेंट नियुक्त करने की अनुमति थी। क्या था गंडमक की संधि? गंडमक की संधि के अनुसार अफगानिस्तान के अमीर को अपनी विदेश नीति भारत सरकार के परामर्श से संचालित करनी थी। बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन भी सही है कि ब्रिटिश को काबुल में एक अस्थायी रेजिमेंट नियुक्त करने का अनुमति मिल गया था। कथन 1 और कथन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी प्रस्तावित किया था? बताइए तो। अल्फांसो ड अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पेट्रो अल्वारेज गब्राल या नीनो डी कून्हा? किसने किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बताया था। तो 1905 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, बस 1505 में, 1905 बोल रहे थे हम, 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था और उन्होंने ही हिंद महासागर के माध्यम से व्यापार कर पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए दक्षिण पश्चिम तट में 4 बंदरगाह की स्थापना की थी। और इस संदर्भ में उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया था। अगला प्रश्न, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचे तो इंग्लैंड का शासक निम्नलिखित में से कौन था? उस समय इंग्लैंड का शासन कौन था? याद रखना है, किंग जेम्स प्रथम। जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था उस समय इंग्लैंड का जो शासक था, बादशाह था, वह किंग जेम्स प्रथम था। अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था के संदर्भ में जमींदारों को मुख्य भूमिका क्या थी? तो जमींदार का मुख्य भूमिका क्या हो सकती थी? गेस करिए। तो ब्रिटिश सरकार की ओर से भू राजस्व संग्राहक के रूप में। और ये कितना देना पड़ता था? जितना कलेक्शन हुआ 10/11 भाग किसको देगा वो? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नयनकारा प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया था? अब ये नयनकारा प्रणाली का विस्तृत विवरण किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं, निकोलो डी कॉन्टी, डोमिंगो पियास, अब्दुल रजाक और डुआर्टे बारबोसा। तो बताइए। तो नयनकारा प्रणाली का विस्तार से वर्णन 2 पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पियास और फर्नाओ नूनीज दोनों ने दिया था, ठीक है। ये 16वीं शताब्दी के दौरान कृष्णदेव राय और अच्युत राय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। तो अगर दोनों है तो दोनों आंसर होगा और एक है तो
एक ही आंसर हुआ। तो क्या डोमिंगो पयास यहाँ पर दिया हुआ या पेस लिखा हुआ, डोमिंगो पयास है। ओके, दोनों दिया। तो अब क्या होता है, जो नयनकारा प्रणाली होता है, इनके अनुसार नायक और अमरनायक साम्राज्य के सैन्य प्रमुख थे, जिन्हें एक निश्चित संख्या में सेना रखने के बदले में राजा द्वारा विशेष भूभाग, जिसे अमरम कहा जाता था, दान में दिया जाता था। इन नायकों ने स्थानीय प्रशासन, मंदिर में दान देने और सिंचाई कार्यों का भी कार्य संभाला था। ओके, अगला प्रश्न, महमूद गवा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? विजयनगर साम्राज्य क्षेत्र के कांची में, पश्चिमी घाट पर गोवा, मालाबार क्षेत्र। बताइए, महमूद गवा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त हुआ था? विजयनगर क्षेत्र के में कांची, पश्चिमी घाट पर गोवा और मालाबार क्षेत्र। तो दो, पश्चिमी घाट क्षेत्र में कांची और विजयनगर क्षेत्र में कांची और पश्चिमी घाट पर गोवा। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट का वर्ष 1665 ईस्वी में शिवाजी मुगलों के बीच हस्तांतरित संधि का नाम क्या था? बताइए, यह है पुरंदर की संधि। 1665 में पुरंदर की संधि औरंगजेब के आदेश पर मराठा शासक शिवाजी और मुगलों के बीच में हुआ था। अपनी दक्कन नीति के तहत औरंगजेब ने दक्कन के वायसराय शाइस्ता खां को एक बड़ी मुगल सेना के साथ शिवाजी की बड़ी शक्ति को दबाने के लिए भेजा था, लेकिन वह असफल हुआ था। फलतः उन्होंने पुरंदर की संधि अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब संधि के शर्त क्या था उसको आप पढ़ लीजिएगा। जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता की स्थिति क्या थी? तो जहांगीर काल के शासन के दौरान दक्कन के शासकों के कारण मुगल की सत्ता क्या हुई? कमज़ोर हुई। ठीक है, उस समय जहांगीर के समय एक नाम याद रखिएगा कि मलिक अंबर का, ठीक है, जो दक्कन का एक प्रमुख नेता और सैन्य नीतिकार था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुलह में थे? बताइए, ददनी प्रथा, कनकूत, करवानी, सर्राफ, इनके बारे में। ददनी पढ़ते हैं। ददनी, कारीगरों को कच्चा माल और व्यापारियों द्वारा अग्रिम राशि आपूर्ति। ये बिल्कुल कथन सही है। ददनी प्रथा इसलिए दिया जाता था कि मान लीजिए कोई भी व्यापारी वर्ग है, उसके बदले उसके लिए उससे कच्चा माल खरीदने के लिए एक प्रकार का एक मतलब दस्तावेज समझ सकते हैं, दस्तावेज था। ओके। कनकूत, साहूकारों और बैंकरों का समुदाय नहीं। कनकूत जो था वह भूमि माप और फसल उत्पादन पर आधारित एक राजस्व आकलन की विधि थी। क्या थी कनकूत? भूमि माप और फसल उत्पादकता पर आधारित राजस्व आकलन की विधि। करवानी, करवानी या कारवा, करवानी कारवा आधारित व्यापारी थे जो ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी मात्रा में अनाज का परिवहन करते थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्राफ। सर्राफ कौन होंगे? साहूकार होंगे, साहूकार और बैंकों के समुदाय। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका केवल और केवल एक सही है। मेहराबों के नीचे निर्मित कमल की कली वाले किनारे के रूप में जाने वाली स्थापित विशेषता निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौर शुरू की गई थी? क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेहराबों के नीचे निर्मित कमल की कली वाले किनारे के रूप में जाने वाली स्थापित विशेषता निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में उभरी थी? तो यह था राजवंश कौन? खिल्जी राजवंश। ठीक है, दिल्ली में इंडो इस्लामी वास्तुकला के विकास में खिल्जी राजवंश एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस कालक्रम में कौन सा? अलाई दरवाजा 1305, जमात खाना मस्जिद, जैसे कई इमारत बने थे। और यहीं पर से कमल की कली वाली किनारी मेहराब के निचले हिस्से पर चित्रित छोटी शैलबद्ध कमल की कलियों की एक श्रृंखला होती है। इसकी विशेषता ने
मेहराब को और भी सुंदर और अलंकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है? समाहर्ता, सन्निधाता और महापात्र मिलान करके कौन सा कहीं सही है? समाहर्ता करों के आकलन का सर्वोच्च प्रभावी और अधिकारी और संग्रहकर्ता, क्या ये सही है कथन? सन्निधाता, सन्निधाता के बारे में बोल रहा है कि राजकोष और भंडारगिरी का मुख्य संरक्षक, महामात्र मौर्य प्रशासन में मंत्री, सेनापति और मुख्य लेखाकार जैसे कार्य करने वाले उच्च अधिकारी। तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यिक ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? क्या कर रहा है? कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? क्या है? आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, मणि मेखला है। बताइए कौन सा है? तो मणि मेखला है तो नहीं है, ये संगम काल से, बाकी चारों मुझे लगता है ये होना चाहिए। बिल्कुल चारों जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, गंधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब गंधार कला शैली, गंधार मूर्ति परंपरा बैक्टीरियन, पार्थियन, स्थानीय कलात्मक प्रभावों से विकसित हुआ है। गंधार में बुद्ध की मूर्तियाँ वस्त्र और शारीरिक संरचना दृष्टिकोण से परिष्कृत विवरण प्रदर्शित करती है, जो प्रतीकात्मक अमूर्तता के स्थान पर शास्त्रीय यथार्थवाद को दर्शाती है। क्या दोनों कथन सही है? बिल्कुल सही है। देखिए गंधार मूर्ति कला शैली का सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जो विदेशी थे उनका इंडियनाइजेशन हुआ। ठीक है, इंडियनाइजेशन मतलब क्या हुआ? उसका भारतीयकरण किया गया। तो इस प्रकार से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कर रहा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में ध्रुपद के बारे में बताना है। तो ध्रुपद रचनाएं बिना किसी गीतकार घटक के शुद्ध वाद्य संगीत के उपयोग पर आधारित होता है। ठीक है, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास मुगल काल के दौरान ध्रुपद परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक थे। क्या दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन बी सही है। क्या करा? ध्रुपद रचनाएं बिना किसी गीतात्मक घटक के शुद्ध वाद्य संगीत के उपयोग पर आधारित होते हैं। क्या ये कथन सही है? नहीं, ध्रुपद रचनाएं केवल वाद्य यंत्र नहीं होती है, बल्कि ये स्वरात्मक होती है और इनमें गीतात्मक काव्य को विस्तृत आलाप और लयबद्ध खंडों के साथ संयोजित किया जाता है। आलाप बिना शब्दों के राग का भाव निर्धारित करता है, जबकि मुख्य रचना में केवल देवताओं, शासकों की स्तुति या आध्यात्मिक विषय पर आधारित छंदों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कर रहा है? भारत के अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो राजस्थान में स्थित है। क्या ऐसा है? नहीं भैया, गलत है। इंदिरा पॉइंट भारतीय मुख्य भूमि का 10 बिंदु है, दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। करें क्वेश्चन नंबर 120, म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाली भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से आना है और साउथ की ओर आना है। सबसे नॉर्थ में कौन होगा? तो अगर अरुणाचल प्रदेश होगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा, है ना। और उसके बाद कौन होगा? सबसे उत्तर में नागालैंड होगा तो नागालैंड होगा। क्या? तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, फिर मिजोरम, यानी कि 3, 2, 1, 4। आंसर ए इसका करेक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पर चूज करना है। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है, तो सभी भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी। नहीं भाई, बिहार की थी, तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही।
अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत के सभी राज्यों में सबसे कम थी। हाँ बिल्कुल सही है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। तो ये कथन तो सही हो जाएगा, कथन तो इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी हिमालय दर्रों तथा उनसे संबंधित राज्यों के सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है, तो ध्यान रखना। पढ़ते हैं क्वेश्चन। शिव किला उत्तराखंड और तिब्बत की सीमाओं पर स्थित है? नहीं भैया, शिव किला तो हिमाचल प्रदेश में है, तो पहले तो गलत होगा। ठीक है, जो भारत और चीन की सीमा पर है। लिपुलेखा दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? भारत, भूटान और चीन के त्रिभुज जंक्शन के रूप में निकट नहीं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, जो कि भारत, नेपाल और चीन के बीच में थे। ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत। जोजिला कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। हाँ बिल्कुल सही है, जोजिला जो है कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 सही है, जबकि केवल 1 और 2 गलत है। यानी कि इसका सुमेलित नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हो रहा इसका समानता पर पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है। अच्छा, क्या कह रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है। नहीं भैया, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। पूर्व से पश्चिम से पूरब ढलान है ना। दक्कन प्लेटू में पश्चिम से पूरब की ढलान है, इसलिए जितनी भी नदियां हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकता, जो भी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में होकर गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? पठार से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूरब की ओर बहती है। बिल्कुल सही है, जब ये पूरब की ओर बहेगी तो कैसे पहला कथन सही हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट है। निम्नलिखित में से मिलान करना है। सिंगरौली, क्योंझोर, सुंदरगढ़, कालीहाटी प्रमुख ऐश क्षेत्र है। तो कहाँ कहाँ कौन सा ऐश का उत्पादन होता है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है, सिंगरौली में क्या होता है? सिंगरौली में कोयला प्रोडक्शन होता है। ओके। कोयझोर उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा में फेमस है आपका लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक है। सुंदरगढ़ में क्या हो जाएगा? सुंदरगढ़ में आपका हो जाएगा मैग्नीज, और कालीहांडी में बॉक्साइट। ओके। कालीहांडी क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा वाला क्षेत्र में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या करा है? 127 क्या करा है मिलान करने के लिए? सैंडल पीक, माउंट लूथियर, माउंट हैरियट और माउंट डियाबोलो कहाँ कहाँ है, इसको मिलान करना है। तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है लिखा हुआ कहीं उत्तरी अंडमान द्वीप। ठीक है ना। माउंट हैरियट कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। और माउंट डियाबोलो मध्य अंडमान में है, तो मध्य अंडमान डियाबोलो या डी का 4। अब बच गया कौन? माउंट लूथियर, तो ग्रेट निकोबार में हो गया। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 128 फिर मिलान करना है। सिंधु, अलकनंदा, गौरी गंगा, मंदाकिनी कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? जल्दी बताइए। बोकुट से निकलती है कौन? सिंध। तो गंगा के बारे में तो दिया ही नहीं है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा निकलती सतोपथ हिमनद है कहीं, या सतोपथ। गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? गौरी गंगा के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, बहुत दिन के बाद ऐसा कोई नदी के बारे में पढ़ने आया है। सॉरी ब्रो, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। चलिए मंदाकिनी से मिलान कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मंदाकिनी हो जाएगा 4, है ना। तो बच गया सी का 1, मिलाम हिमनद से निकलता है। ओके, आंसर ए। 129 का पढ़ते हैं। अल-नीनो और ला-नीना भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करिए कौन सा कथन सही है।
अल नीनो घटना के कारण मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है, तापमान में वृद्धि होती है, ये तो सही है। जिससे समानतः भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ता है तथा सूखे की स्थिति होती है। अच्छा ऐसा है। हाँ, अल नीनो का इम्पैक्ट तो आता है ब्रो, कि सूखा के कंडीशन होता है। देखिए अल नीनो होगा तब बिहार भारत में सूखा होगा, लालिना होगा तो यहाँ पर भारत में मानसून बेहतर होगा। तो वही कह रहा है, इसलिए आंसर दोनों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में पूछ रहा है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। ऑप्शन क्या है, यह भारत के विस्तृत सर्वाधिक विस्तृत वन है जो किसी भी अन्य वन श्रेणी के तुलना में अधिक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। सागौन, साल, शीशम, महुआ आठ पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं, जबकि तेंदू, अमलतास, बेल, खैर शुष्क पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दोनों बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, भारत के गन्ने की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूँकि बिहार में भी गन्ना का यूज में रहता है, तो कौन सा कथन सही है। कह रहा है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है जो उष्ण और आर्द्र जलवायु में सर्वाधिक अच्छी तरह से होती है। इसे 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में ये सिंचाई पर निर्भर करती है। ठीक है, उत्तर भारत में उगाए गए गन्ने में सुक्रोज की मात्रा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पाला पड़ने की अवधि अधिक लंबी होती है। ठीक है, अब मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कथन क्या है, 1 और 3 बिल्कुल ही सही है, जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि गन्ना में कम से कम चाहिए तो 75 से 100 सेंटीमीटर, लेकिन कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, जहाँ कम मानसून वाले क्षेत्रों में नहर और भूजल सिंचाई परियोजना के पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, यानी कथन 2 भी सही है, कथन 1 भी सही है। अब कथन 3 क्या कह रहा है, सॉरी ब्रो, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 3 कह रहा है कि उत्तर भारत में उगाए गए गन्ने के सुक्रोज की मात्रा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में की तुलना में अधिक होती है। नहीं, ये कम होती है, क्योंकि दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र समुद्री जलवायु से प्रभावित होते हैं, जिसके बाद से कठोर शीत ऋतु और पाले से मुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, क्या कर रहा है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। झूम, कुबारी, दहिया, वेबर या वाल्टे कहाँ होता है। तो झूम तो आपको पता है उत्तर पूर्वी राज्य में होता है, कुमारी होता है पश्चिमी घाट में होता है ना, और दहिया वेबर मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में होता है। तो मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ है। और वाल्टे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ओके, आगे बढ़ते हैं। किम्बरले हीरे की खादान, रूर कोयले की खान, मेसाबी रेंज पेट्रोलियम क्षेत्र, चुकवी माटा तांबा क्षेत्र, कौन सा कथन सही है। याद रखिए, पहले किम्बरले कहाँ है, काफ़ी फेमस जगह है जो कि हीरे के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, तो ये तो सही हो गया। रूर कहाँ है, तो रूर जर्मनी का क्षेत्र पाया जाता है। ओके, और ये कोयले के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, मेसाबी रेंज कहाँ है, कुछ बताया मुझे। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है, यह केवल सी, यह पेट्रोलियम क्षेत्र नहीं है। बाकी चुकवी का माटा ये तांबा प्रोडक्शन वाला क्षेत्र है। ये कहाँ है, ये है चिली में, चिली का 2 क्षेत्र
चुकविका मेटा और एक साथ है एस्कोडीडा। एस्कोडीडा क्या नाम है? एस्कोडीडा। ठीक है, ये दोनों ताम प्रोडक्शन वाले या ताम रिजर्व वाले क्षेत्र है। कहाँ? चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 134। क्या कह रहा है? मिलान करने के लिए रॉटरडैम बंदरगाह, बुसान बंदरगाह, जेबेल अली बंदरगाह, असादोद बंदरगाह कहाँ कहाँ है, इसको मिलान करना है। 134 का है रॉटरडैम बंदरगाह, तो पता ही आपको है नीदरलैंड में है। बुसान बंदरगाह कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया में। बुसान शहर है दक्षिण कोरिया में, तो फिल्म भी आया था बुसान, उससे समझ सकते हैं, ध्यान रखना है। तो एक के यस सी आंसर हो जाएगा आपका। और जेबेल अली बंदरगाह यस यूए में, और असादोद बंदरगाह इजराइल में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महासागरीय गर्तों और उसके निकटवर्ती महासागरों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मरियाना गर्त, पश्चिमी प्रशांत महासागर, मेलोय होल, आर्कटिक महासागर, अटकामा गर्त, अटलांटिक महासागर, जावा गर्त, हिंद महासागर। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 135 का आंसर है सी, अटकामा गर्त जो है अटलांटिक महासागर का पात्र नहीं, क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ओके, 136 में कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभु अफ्रीकी राष्ट्र विक्टोरिया झील के जल के साथ प्रत्यक्ष भौतिकी तटरेखा साझा करता है? यानी विक्टोरिया झील के किससे घिरा हुआ है, इसके बारे में बोल रहा है। या विक्टोरिया झील के साथ किस किस देश का सीमा लगता है? तो याद रखना है कि लगता है केन्या के साथ, तंजानिया के साथ और रवांडा के साथ, युगांडा के साथ नहीं लगता है। ओके, 137 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित से कौन अंतर सागरीय जल निकाय को पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में लिखे? पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में लिखना है। तो सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा? काला सागर। उसके पूरब में जाएंगे तो कौन होगा? कैस्पियन। और सबसे अंतिम में अरल सागर। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदियाँ सीधे काला सागर में मिलती है? तो कौन सा प्रमुख नदी काला सागर में मिलती है? तो डेन्यूब नदी, नीपर या नाइपर जिसको बोलते हैं, राइन या निस्टर। बताइए कौन सा नदी है? तो इसका हो जाएगा डेन्यूब मिलती है, राइन नहीं मिलती है, नीपर मिलती है और निस्टर मिलती है। सीधे काला सागर में मिलती है। कौन कौन? डेन्यूब, नीपर, निस्टर। डेन्यूब, नीपर, निस्टर काला सागर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि बोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में गिरती है? तो बोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तर अमेरिका में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित कौन सा मरुस्थल है? तो ध्यान रखना है ये सभी मोजावे, सोनोरन, चिहुआहुआ और ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये सभी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चिहुआहुआ एक प्रकार के कुत्ता का भी ब्रीड है। इस प्रकार फ्रेंड्स 72 बीपीएससी के दृष्टि का टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 2 भी पूरा हो गया, पूरा कवर कर चुके हैं। अगले बार मिलेंगे परफेक्शन एस्केप तीसरे टेस्ट सीरीज के साथ और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।